आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना टॉपिक रहने वाला है आज का। प्रस्तावना के बारे में अपन बात करें तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उस पर कुछ दिनों तक चर्चा चली और चर्चा के बाद में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित कर दिया गया और वही जाकर भारतीय संविधान में फिर प्रस्तावना बनी। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस पर कुछ दिनों तक चर्चा के बाद में 22 जनवरी 1947 को वह प्रस्तावना के रूप में पारित हुआ। बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में शासन रहेगा। उस शासन के क्या उद्देश्य रहेंगे, तो शासन के उद्देश्यों की बात की गई और इसके अलावा संविधान की प्रकृति की बात की गई। संविधान की क्या प्रकृति रहेगी उसकी बात की गई। तो अपन बात करें शासन के उद्देश्य क्या रहेंगे। शासन के उद्देश्यों में रहेगा एक तो न्याय, यानी शासन ऐसा होना चाहिए जो न्याय प्रदान करे। उसके अलावा समानता पर आधारित शासन हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। ये थे शासन के उद्देश्य जिनका वर्णन प्रस्तावना में किया गया। और संविधान की प्रकृति कैसी रहेगी, उसमें रहेगा भारत रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत पर किसी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। तो बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं, भारत अपने आप में संप्रभु है, यानी शक्ति से पूर्ण है। और बात करें उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब होता है धन और उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार है। साधनों पर समाज का अधिकार है, ना कि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है। और बात करें पंथ निरपेक्ष, भारत का संविधान कैसा रहेगा, पंथ निरपेक्ष, या भारत कैसा रहेगा, पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को यहाँ पे समान समझा जाएगा। ये बात की गई पंथ निरपेक्षता में। और बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता स्वयं ही अपने नेताओं को चुनती है। जनता के लिए, स्वयं के लिए ही, जनता के लिए यानी खुद के लिए ही, और जनता द्वारा शासन, यानी कि जनता अपने लोगों में से ही स्वयं चुनती है निर्वाचन के द्वारा जो भारत की गद्दी पर बैठते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। और गणराज्य का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है तो भारत का जो सर्वोच्च
पद पदाधिकारी जो होता है राष्ट्रपति, वह वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है, यानी निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, वंशानुगत नहीं। तो यह है बात संविधान की प्रकृति की, कि संविधान की प्रकृति कैसी रहेगी। तो इसमें बात की अपन ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशियों द्वारा चुना जाता है और वंशानुगत नहीं होता। और लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता स्वयं ही शासन करती है अपने द्वारा प्रतिनिधियों को भेजकर। ये बात की गई संविधान की प्रकृति के बारे में। और शासन के उद्देश्य क्या रहेंगे, वो न्याय प्रदान करना, लोगों में समानता और लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना, ये शासन के उद्देश्य, इनकी बात की गई प्रस्तावना में। और बात करें प्रस्तावना की, प्रस्तावना भारतीय संविधान में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई। प्रस्तावना गैर न्यायोचित यानी कि इसे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। गैर न्यायोचित का मतलब होता है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और बात करें प्रस्तावना में संशोधन संभव है, प्रस्तावना में वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है और वह संशोधन करेंगे अपन, संशोधन करेंगे अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह बात हुई प्रस्तावना के बारे में बेसिक। और बात करें प्रस्तावना के बारे में कुछ बेसिक बातें। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को कहा था संविधान का परिचय पत्र। और संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की कुंजी कहा था बारकर ने। याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो, इसका बीच वाला क है उससे ले लेंगे कुंजी। और रहेगा संविधान का सार कहा था के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा था। इसके अलावा बात करें प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, यह भी कहा था के.एम. मुंशी ने। तो अपन ने बात की संविधान का परिचय पत्र कहा एन के पालकीवाला ने, संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास भार्गव ने, संविधान का सार और प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा के.एम. मुंशी ने। और बात करें कुंजी कहा बारकर ने। इसके अलावा बात करें अपन किसी अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों, व आकांक्षाओं का वर्णन करती है संविधान की आत्मा का वर्णन करती है संविधान की आत्मा। और यह बात कही थी
जवाहरलाल नेहरू जी ने, और संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा था प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान का पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना को। तो ये बात की संविधान की प्रस्तावना के बारे में बेसिक। और बात करें प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, अब तक एक बार संशोधन, और यह संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं रहेगा, भारत सभी धर्मों को समान समझेगा। ये बात कही गई थी 42वें संविधान संशोधन में, जोड़ी गई थी प्रस्तावना में। एक जोड़ा गया था समाजवादी, यानी धन और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण रहेगा, ना कि किसी निजी व्यक्ति का। और बात करें अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। लेकिन कई बार होता है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे उस समय आता है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अखंडता शब्द विश्व संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो उसके पहले और शब्द भी तो यहाँ नहीं था, एकता के साथ अपन दूसरा शब्द लगाएंगे तभी तो और शब्द जोड़ेंगे। तो कई जगह आता है कि संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 शब्द जोड़े गए, जिसमें और शब्द भी आता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में 3 शब्द ही देता है, लेकिन कई बार आ जाए क्वेश्चन में 4, तो 4 भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वह क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना होगा। ये बात बेसिक अपन ने प्रस्तावना के बारे में की। आगे बात करेंगे अपन प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में हम भारत के लोग भारत को तो भारत शब्द आता है प्रस्तावना में 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत शब्द कितने बार आता है? 2 बार। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं न्याय की बात की गई है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक आता है सामाजिक न्याय, यानी समाज के लोगों में भेदभाव नहीं होता, तो वह होता है सामाजिक न्याय। और होता है राजनीतिक, यानी बड़े पदों तक पहुंच हर व्यक्ति की हो, कार्यालयों तक पहुंच हो, वह होती है राजनीतिक न्याय। और आर्थिक न्याय, कमजोर वर्ग कमजोर ना रहे, उसकी बेहतरी के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भारत की प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। न्याय शब्द रूसी क्रांति से लिया गया। रूसी क्रांति, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। वहां से 3 प्रकार के न्याय लिए गए भारतीय प्रस्तावना में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। इसके बाद में अपन आगे बात करें भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है। समानता की बात की गई है। तो इसमें अवसर की समानता, की बात की गई है। और इसके अलावा प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। और स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। इसमें रहेगा विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति। एक रहेगा वी से विश्वास, इसके अलावा धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और बंधुता की भी बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों शब्द लिए गए थे भारतीय प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1889 ईस्वी में। तो अपन ने बात की समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की, जो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए शब्द थे भारत की प्रस्तावना में। समानता यहाँ पे 2 प्रकार की और स्वतंत्रता यहाँ 5 प्रकार की बात की अपन ने। और बात करें यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, ना कि राष्ट्र की गरिमा। कई बार पूछ लेता है राष्ट्र की गरिमा, तो राष्ट्र की गरिमा नहीं होती, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भारतीय प्रस्तावना में की गई है। आगे बात करें अपन, यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं जिनका क्रम पूछ लिया जाता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो आत्मार्पित, ये तीनों शब्दों का क्रम यह रहेगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यह कब किया गया? यह किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इस दिन जो तिथि थी वह थी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के अवसर पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसके अलावा बात करें विक्रम संवत कौन सी थी? विक्रम संवत, तो इसमें 57 जोड़ेंगे तो 57 जोड़ने के बाद में आता है 2006 विक्रम संवत को भारत की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। ये बात की अपन ने भारत की प्रस्तावना के बारे में। आगे बात करें प्रस्तावना में, प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद हुए, प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद हुए। पहला वाद था बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद, बेरूबारी वाद में जो हुआ था 1960 ईस्वी में, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं, और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात की अपन ने बेरूबारी वाद के बारे में, जो 1960 ईस्वी में हुआ। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में दूसरा वाद हुआ 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसमें भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है।
बट लेकिन कहा गया मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत तो पहला जो वाद हुआ वह हुआ बेरूबारी वाद। उसमें कहा गया कि संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ, उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है 368 अनुच्छेद के तहत। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान की सबसे बड़ी पीठ बनी थी 13 जजों की पीठ। 13 जजों की पीठ जो संविधान की सबसे बड़ी पीठ बनी थी। इसमें 7:6 में निर्णय दिए गए थे और मूल ढांचे की अवधारणा पारित की गई थी। मूल ढांचे की अवधारणा सर्वप्रथम हुई थी वह केशवानंद भारतीवाद से ही प्रस्तुत की गई थी। तो ये बात की अपन ने दूसरे वाद के बारे में, केशवानंद भारतीवाद। और फिर तीसरा वाद आया LIC बनाम भारत संघ। LIC बनाम भारत संघवाद जो हुआ 1995 ईस्वी में और उसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संशोधन संभव 368 के तहत, बट मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अपन ने बात की 3 वादों की, जिसमें पहला वाद था बेरूबारी वाद, दूसरा वाद था केशवानंद भारतीवाद और तीसरा LIC बनाम भारत संघवाद, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान के में। और बात करें अपन प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना शासन के उद्देश्य और संविधान की प्रकृति को निर्धारित करती है और प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उनको, उनकी जो रूपरेखा दी गई है और उन रूपरेखा का वर्णन किया गया है। रूपरेखा का वर्णन आगे जाकर अपन पढ़ेंगे। मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों में भी प्रस्तावना की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। और बात करें नीति तत्वों में भी, और मूल कर्तव्य जो अपन ने पढ़ाए हैं थे पिछली वीडियो में, मूल कर्तव्यों में भी इसकी झलक मिलती है हमें प्रस्तावना की। तो आज का टॉपिक था भारत की संविधान की प्रस्तावना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।